हेलो एवरीवन, लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के भाग 5 और 6 पर आधारित प्रश्नावली। इसके भाग 1 से 4 पर आधारित प्रश्नावली हम पहले ही हल कर चुके हैं। अब प्रस्तुत है इसका अंतिम भाग और मुझे उम्मीद है कि ये आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और अगर आप पूरे मॉड्यूल को पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर डिपार्टमेंटल पोस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप तीनों ही मॉड्यूल्स का विस्तृत रूप से अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन है, आंकड़े क्या हैं? तो भाई आंकड़े क्या हैं? आंकड़े जानकारियों के संख्यात्मक वर्णन होते हैं। इसके अलावा एक होते हैं गुणात्मक वर्णन, उनको कहते हैं गुणात्मक सूचनाएं। विद्यालय और समुदाय के बीच सेतु का काम करते हैं। विद्यालय और समुदाय के बीच सेतु का काम कौन करते हैं? एसएमसी यानी विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य, वो इन दोनों के बीच सेतु का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एसएमसी के सदस्यों को कौन सी पुस्तिका उपलब्ध कराई जाती है? तो इसका उत्तर है जन पहल हस्त पुस्तिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो समावेशी शिक्षा होती है एकीकरण के सिद्धांत पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षण योजनाओं में लर्निंग आउटकम को क्या माना गया है? तो शिक्षण योजना बनाते समय लर्निंग आउटकम को केंद्र बिंदु मानते हुए उसका निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का आरंभ किससे होता है? तो इसका जो शुभारंभ है वो रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति के एक अंश से होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है क्विज में कि कहाँ से होता है, या ये भी पूछा जा सकता है कि जो सभ्यता और प्रगति नामक निबंध है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन क्या है? NCF 2005 यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, इसी को नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुल कितने अध्याय हैं? तो इसमें कुल 5 अध्याय हैं, या हम कह सकते हैं इसके कुल 5 अंग हैं। इसको 5 भागों में बांटकर इसका वर्णन किया गया है, और वो कौन कौन से हैं? पहला है परिप्रेक्ष्य, दूसरा है सीखने का ज्ञान, तीसरा है पाठ्यचर्या और स्कूल की अवस्थाएं और आकलन, चौथा है विद्यालय और कक्षा का वातावरण, और 5वां है व्यवस्थागत सुधार। तो इसमें कुल 5 अध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की मांग सर्वप्रथम कब और किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी जो सर्वप्रथम मांग थी वो ज्योतिबा फूले द्वारा 1882 में की गई थी, और 1882 में आया था हंटर कमीशन शिक्षा से संबंधित। तो 1882 में हंटर कमीशन से सबसे पहले ज्योतिबा फूले ने प्राथमिक शिक्षा की मांग रखी थी, जो कि निःशुल्क और अनिवार्य हो सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक शिक्षा का प्रस्ताव गांधी जी द्वारा कब रखा गया? तो भाई ये कब रखा गया था? ये 1937 में वर्धा में। दोनों ही इम्पोर्टेंट चीज़ें, ईयर 1937 में रखा गया, कहाँ पर? वर्धा में। और ये थी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की बैठक, उसमें ये प्रस्ताव रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 10, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकारों की सूची में रखा गया? तो इसको रखा गया था 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा। इससे पहले शिक्षा मौलिक अधिकार नहीं थी, बल्कि ये नीति निर्देशक तत्वों में शामिल थी, लेकिन फिर इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ और कब लागू हुआ? तो ये पारित हुआ था 4 अगस्त 2009 को, और इसे लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को। दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों डेट आपको अलग से याद रखनी है कि पारित कब हुआ था? 4 अगस्त 2009 में, और ये पूरे देश में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार बनाया गया? तो मौलिक अधिकारों की सूची में इसको अनुच्छेद 21 में ए में रखा गया है, उसके थ्रू इसे मौलिक अधिकार माना गया।
और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि संज्ञान सहगामी क्रियाकलाप को पाठ्यक्रम में क्रियाकलाप किसके द्वारा कहा गया है। तो अगर आपने मेरा पहला वीडियो भी देखा है तो उसमें आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इसको पाठ्यक्रम क्रियाकलाप कहा गया। इससे पहले इनको पाठ्येतर क्रियाकलाप कहा जाता था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है शिक्षण योजनाओं में लर्निंग आउटकम को लिया गया है किसके रूप में, केंद्र बिंदु के रूप में। अगला क्वेश्चन है शिक्षण संग्रह मॉड्यूल उपयोगी है, तो ये किस लिए उपयोगी है, शिक्षण योजना बनाने में। इसमें शिक्षण योजना बनाने के विभिन्न पहलुओं के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी दी गई है। एक और क्वेश्चन है आकलन के स्रोत हैं, तो भाई आकलन के स्रोत कौन है, आकलन के स्रोत माता पिता और अभिभावक हैं और शिक्षक भी हैं, यानी कि ये दोनों ही। क्या आंसर आएगा इसका कि दोनों, आकलन के स्रोत दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 का प्रारंभ सभ्यता और प्रगति के अंश से होता है, यह निबंध किसने लिखा है। अभी जो मैंने क्वेश्चन लिखा था उसमें मैंने 2 क्वेश्चन एक साथ शामिल किए थे, तो देखो ये वही क्वेश्चन है। ये किसने लिखा है, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। एक है रचनात्मक आकलन है, तो रचनात्मक आकलन क्या है, रचनात्मक आकलन सीखना सुनिश्चित करने का उपकरण भी है और बच्चों की उपलब्धि स्तर जानने का उपकरण भी है, यानी कि ये दोनों है। रचनात्मक आकलन में दोनों ही चीज़ें शामिल हैं, सीखना भी सुनिश्चित होता है और बच्चों की उपलब्धि स्तर जानना भी इसी से हो पाता है संभव। एक क्वेश्चन है ये पूरा नहीं आ पाया है कि जो प्रधान अध्यापक है वो किस दिन अपने अध्यापकों की मीटिंग लेंगे, ये जानने के लिए कि बच्चों में कितनी शैक्षिक प्रगति हुई है। तो ये कब ली जाएगी, ये प्रत्येक सोमवार को ली जाएगी, प्रत्येक सोमवार को ये ली जाएगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ, ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। निम्न में से सह शैक्षिक गतिविधि नहीं है, सह शैक्षिक गतिविधि कौन सी नहीं है, क्रिकेट खेलना, ये सह शैक्षिक गतिविधि नहीं है। कार्यशाला आयोजित करना, पुस्तकालय संचालन, बाल संसद, ये सारी सह शैक्षिक गतिविधियां हैं। तो इस तरीके से हमने आज लगभग 25 क्वेश्चंस को सॉल्व किया जो भाग 5 और 6 पर आधारित थे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। धन्यवाद।